Students and good morning to everyone. Welcome to our standard 9 subject SS chapter number 2. हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर था उसका आज हम सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं. आई होप फर्स्ट वीडियो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, डाउट्स भी क्रिएट नहीं हुए होंगे और पीडीएफ का वर्क जो आपको दिया हुआ था वो आपने अपनी फेसबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड वीडियो, सेकंड पेज. आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है फैक्टर दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जैसे कि हमारा चैप्टर था, आपको हेडिंग याद हो तो हम वर्ल्ड वॉर और रशियन रिवॉल्यूशन उसके बारे में ये चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले थे. तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फैक्टर जैसे देखे थे कि जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सकता था, ऐसी संवाद मतलब ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई. तो अब उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे आज देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और एक चीज और, फेसबुक और पेन अपने साथ ही रखना. आईआईटी सेंटेंसेस नोट्स इसमें आएंगे, वो आपको उसमें नोट डाउन करना. ओके, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट-ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. अब स्टार्टिंग में क्या कहा गया है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कैसा था कि भाई दिल को छछोड़ने वाला, दिल तोड़ने वाला एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. मॉडर्न जो वर्ल्ड था उसके अंदर इस तरह से ये सिचुएशन, एक ऐसा किस्सा हो गया था. इसको क्या कहा है, हार्ट ब्रेकिंग कहा है ना अनफॉरगेटेबल, क्योंकि इतना बड़ा किस्सा हुआ था कि जिसको इजीली भूल पाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मेनी फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल फॉर दिस. कई ऐसी चीजें हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिस्पांसिबल थी. कई चीजों की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914. ये लीजिए शुरुआत हो गई आपके आईएमपी नोट्स के लिए. आपका सेंटेंस ही कॉपी करना है आपको कि 1 अगस्त 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुआ था. ये डेट है. कोई आपको अगर क्वेश्चन करता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको ये डेट उसको बतानी है कि 1 अगस्त 1914. तो आपको फिर बुक में नोट डाउन कर देना है. ये पूरा सेंटेंस है वो आप नोट डाउन करेंगे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914. ओके, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं. बड़ा सेंटेंस नहीं है, ऐसे भी डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1871. According to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provisions, Florence and Epses, to Germany. अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर आपको क्या कहा गया है कि जब जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस, जर्मनी ने फ्रांस को जब हरा दिया तब एक ट्रीटी साइन की गई. उस ट्रीटी का नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. कौन से साल में ये साइन की गई थी, 1871. हम अभी वर्ल्ड वॉर के पहले आ गए. यहाँ पे आपको मैंने वर्ल्ड वॉर की डेट बता दी, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पहले. यही सोच के चलना है कि वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, हम उसके रीजंस देखेंगे. ठीक है, तो वो समझने के लिए हमें अभी फिलहाल ये डेट याद रखनी है कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ था. लेकिन अभी समझने के लिए हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर अभी नहीं हुआ, उसके पहले क्या हुआ, वो चीज को ध्यान में लेते हुए जब फ्रांस हार गया तो उन्होंने एक फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन की. अब उस ट्रीटी के हिसाब से क्या था कि फ्रेंच हैड टू पे अ वॉर फाइन. फ्रेंच को क्या पे करना था कि जो उनको खर्चा हुआ था, उस एक्सपेंस, उनकी जब लड़ाई हुई उसमें जो एक्सपेंस हुआ है वो खर्चा है वो फ्रेंच को देना है. उसके साथ साथ उसकी दो प्रोविजंस, उनके जो दो एरिया उसके नाम आपको दिया हुआ है, फ्लोरेंस एंड एप्सेस, जो उनकी जगह थी वो जर्मनी को हैंड ओवर कर देना है. France had not been able to overcome this humiliation. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. फ्रांस था वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाया, तो एक रीजन दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी है वो एक रीजन हम कह सकते हैं, वो भी एक रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. यहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा कि क्यों हम पहले गए. यहाँ एक रीजन बता रहे हैं कि ये क्यों हुआ. The end of war set the seeds of a future war. अब जब इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हुई तो बोलते हैं ना कि एक लड़ाई का बीज है वो उन्होंने बो दिया. अभी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, उनके अंदर एक ऐसी भावना क्रिएट हो गई कि आगे जाके दुश्मनी, बेसिकली अगर हम बात करें तो दुश्मनी का एक बीज है वो बो दिया. अभी हम कुछ पॉइंट्स इस पे कंटिन्यू करते हुए ऐड करेंगे. पॉइंट नंबर 1 है इकोनॉमिक फैक्टर. अब इसमें इकोनॉमिक का रोल क्या था, उस कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक का रोल क्या है उस पे हम डिस्कस करेंगे. अभी देखिए, इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th सेंचुरी.
देखिए वापस ये दो कॉन्टिनेंट आ गए हमारे सामने, जो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, एशिया एंड अफ्रीका के। तो इंग्लैंड है, उन्होंने अपना एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर है, वो एशिया और अफ्रीका के अंदर 19वीं सेंचुरी के अंदर एस्टैब्लिश किया हुआ। ओके, उसके बाद देखेंगे इट एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनी इकोनॉमिकली एंड बिकम रिच। उन्होंने उनके ऊपर काफी अत्याचार किया, उनका शोषण किया, और उसके थ्रू उन्होंने अपने आप को क्या बनाया, इकोनॉमिकली रिच बनाया। Due to industrialization and swift colonialism, Europe required huge quantity of war material. अब इसके दौरान क्या हुआ कि जो कोलोनियलिज्म ऑफ यूरोप था, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैमाने में क्या बनाए गए, तो क्या उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल किसको बोलेंगे, यस, कच्चा माल जो होता है उसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे। उसकी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट, अभी कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा, कच्चा माल चाहिएगा, रॉ मटेरियल चाहिएगा आपको। In the past quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. अभी 19th सेंचुरी के अंदर हम बात करते हैं तो जर्मनी है वो कंपटीशन में लग गई, क्या करने के, एशिया एंड अफ्रीका के अंदर अपने पैर जमाने के लिए, अपनी वहां पे किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी जमावट करने के लिए वो लोग उसमें लग गए। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपटीशन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब इसमें क्या हो गया, कंपटीशन था तो मार्केट में टिकने के लिए जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने अपने गुड्स को चीपर रेट में सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो दूसरे इंग्लैंड और फ्रांस के मुकाबले अपनी मार्केट है वो क्रिएट कर पाए। एफ्रो एशियन मार्केट एंड इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर थस ब्रोक अप बाय जर्मनी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एफ्रो एशियन जो मार्केट थे वो इंग्लैंड और फ्रांस को क्या डोमिनेट करते थे, उनको डोमिनेट करते थे। उस वजह से उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो क्या हो गई थी, टूट गई थी, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली अगर दो एक साथ अटैक कर रहे हैं तो वो चीज ब्रेक होती है। अभी consequently there was an intense economic competition between Germany and England। इस वजह से अगर देखा जाए तो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में एक बहुत ही गहरा कंपटीशन क्रिएट हुआ। ओके, तो सेकंड पॉइंट कंटिन्यू करते हुए यहां से सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है मिलिट्रिज्म। Military force was necessary to import for the competition that the European nations got into for expansion. England, France, Austria, Russia, etc. had become expanding their military power. अभी militarism आपको पता है, हम military power की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ इस दौरान वो अपनी जो पावर है उसको बेसिकली ऐसी सिचुएशन के अंदर ये है वो आपका मेन हथियार हम बोल सकते हैं। मिलिट्री पावर जितना स्ट्रांग रहेगा आपका नेशन है वो उतना मजबूत रहेगा। अब इसी दौरान इंग्लैंड से लेकर रशिया, उसके अलावा दूसरी भी बहुत सी कंट्रीज है वो क्या करने लगे, एक्सपांड करने लगे, अपने मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगे। व्हाई इन कंट्रीज लाइक जापान, इटाली, जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड। अभी ऐसा दौरान बन गया था, ऐसा दौर बन गया था कि इनको पता था कभी भी वॉर छिड़ सकती है। तो ये कंट्रीज जो थे, जापान थे, इटाली थे, जर्मनी, उन्होंने वहां के लोगों को कंपल्सरी, आपको कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको एज ए मिलिट्री मैन करके यूज कर सके उसके लिए कंपल्सरी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ वेपन वाज इंक्रीज्ड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं आपकी बुक में कि यहाँ पे इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, अपने वेपन्स का प्रोडक्शन उन्होंने कहीं ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इस दौरान उन्होंने प्रीटेक्स्ट क्या दिया, मतलब कि बहाना क्या दिया कि हम हमारा सेल्फ डिफेंस के लिए है वो वेपन्स क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी कह सकते हैं या फिर अटैक करने के लिए ये प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। Thus, militarism got an impact and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war। तो यही एक इनका जो तरीका था कि जिससे वेपन्स बना रहे थे वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे कि कभी भी जंग छिड़ जा सकती है, वॉर क्रिएट हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रुपिज्म और सीक्रेट ट्रीटीज। दोनों का मीनिंग बेसिकली सेम जाएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड ए मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसने सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। क्यों? द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहला जो वर्ल्ड है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। One side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan।
आपकी बुक में ये नोट डाउन कर लेना है। जो दो ग्रुप में डिवाइड हुए थे, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन सी कंट्रीज है, सेकंड ग्रुप में कौन सी कंट्रीज है, वो आपको पता होना चाहिए। वीडियो पॉज करके फिर बुक में ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यहां से कंटिन्यू करते हुए, a feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred involved between the group, which was an important factor of the First World War. अभी उनके अंदर जलन, डर, फिर दूसरों के लिए गुस्सा, ये सब चीजें हैं, उन्होंने काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा रोल है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में निभाया। एक दूसरे के प्रति यदि जेलसी होगी तो अपने आप आपको नहीं बोलेंगे, फिर भी झगड़ा हो ही जाएगा। तो ये एक चीज है जिसने काफी मेन भूमिका है वो इस चीज में निभाई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीलिंग ऑफ वायलेंस नेशनलिज्म। हमारे देश के प्रति जो हमारे अंदर आग निकलती, आग भड़कती है, उसके बारे में पूछा गया है, समझाइए यहाँ पे। The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. Nationalism के पीछे का रिजल्ट क्या है कि बेल्जियम और ग्रीस का जो इंडिपेंडेंस, उनको जो आजाद कर दिया था, वो इसके पीछे का एक मेन रिजल्ट क्या निकला, नेशनलिज्म। उनके देश के प्रति जो उनका प्यार था वो क्रिएट हुआ। But later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. उसके बाद देश के प्रति जो प्यार था वो खत्म हो गया। उसके पीछे क्या हो गया, एक नैरो माइंडेड सोच हम बोल सकते हैं कि उसके प्रति, हमारे प्रति, देश के प्रति प्यार और दूसरे के प्रति जेलसी, या आप बोल सकते हैं घृणा, बोल सकते हैं कि कोई भी चीज वहां वर्ड आप यूज कर सकते हो उसके लिए। इकोनॉमी की जेलसी, कंपटीशन एंड कोलोनियलिज्म इन यूरोप had increased so much that the national interests of each other began to clash. देखिए ये चीज यहाँ पे इन्होंने बता दी कि दूसरे के प्रति जो आपकी जेलसी थी और अपने देश के प्रति जो प्यार था, उस वजह से कोलोनियलिज्म काफी क्रिएट हुआ और एक दूसरे के अंदर दुश्मनी की भावना है वो क्रिएट हुई। ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। लीडिंग यूरोपियन नेशन began teaching extreme and destructive lessons to its people. उनको सिखाया जा रहा था कि किस तरह से हम दूसरों को बर्बाद कर सकते हैं, या उनके अंदर लड़ाई के लिए जो जो चीजें यूज कर सकते हैं, तो उनको इस तरह से ट्रेन कर रहे थे। उनके दिल दिमाग में ये चीज एंटर कर रहे थे कि आपको अपने देश के लिए दूसरे देश के साथ लड़ना पड़ेगा। लव फॉर वन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशन। देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अपने देश से प्यार करेंगे और दूसरे देश से हम नफरत करेंगे। द जर्मनी चीफ केजर विलियम वाज द अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। उनके जनरल चीफ का नाम दिया हुआ है, वो आपको नोटबुक में लिख सकते हैं आप। He was over ambitious and believed in world leadership. वो कैसे थे, बहुत ओवर एम्बिशियस थे और वो क्या चाहते थे कि एक ही लीडर बने पूरे उसके अंदर, पूरे वर्ल्ड का एक ही लीडर हो। He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. उसके पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर थी तो वो उसके दम पे जो वो चाहे वो कराना वो चाहता था। The feeling of war spread across the nation as the Germany and had resulted the First World War. तो यही जो उनकी फीलिंग थी वो सबसे बड़ा कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ओके, पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ न्यूज़पेपर। अब उस टाइम पे न्यूज़पेपर का रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जब इंडिया के अंदर आजादी के दौरान जो न्यूज़पेपर का रोल था, वैसा ही रोल यहाँ पे हुआ। रिजल्ट इतना है कि यहाँ पे नेगेटिव गया था, हमारे टाइम पे पॉजिटिव रहा। The newspaper of the European nation aroused much hatred among people with their usual bureaucratic, corrupted executive and false rights by speaking beyond against rival nations that the rules of the respective nation could not even make efforts to establish peace and harmony. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि उनका जो ये न्यूज़पेपर के दौरान ये लोग नफरतें फैला रहे थे, दूसरे कंट्रीज के बारे में लोगों के दिमाग में नेगेटिव चीजें डाली, जिससे कि वो दूसरे कंट्रीज के साथ वॉर करने के लिए इजीली क्रिएट हो जाए। तो न्यूज़पेपर के रोल से लोगों के अंदर काफी नेगेटिव चीजें थे वो उत्पन्न हुई, उनके दिमाग में इस तरह से नेगेटिव चीजें है वो काफी आ गई। फिलोसॉफी अबाउट वॉर। अभी ये वॉर के ऊपर एक फिलोसॉफी के दौरान कोई बात लिखी हुई है कि द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। अभी वॉर को क्या कहा गया है, वेलफेयर कहा गया है। ओवरऑल आपको आइडिया आ गया कि ये लोग किस वे में जा रहे हैं, मतलब अगर आप जंग कर रहे हो मतलब क्या आप एक अच्छा काम कर रहे हो। फिलोसॉफी क्या बता रहे हैं, द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर, मतलब कि आप अच्छा काम कर रहे हो, देश के लिए कुछ सामाजिक काम कर रहे हो, ऐसा कहा है। द जर्मन राइटर किसने कहा है, तुर्किश पब्लिश अ मैक्सिमम लाइफ ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, मतलब जो कैपेबल है वही जी सकता है, दूसरे जो आम लोग हैं वो जीने के लिए काबिल नहीं है। इनका स्टेटमेंट का कहने का रीजन ये है। वॉर अलोन इज द नेशनल नीड, जंगी है वो एक ऐसी जरूरत है जो हमें चाहिए, मतलब वो होनी ही चाहिए। इनका बोलने का मतलब ये था। नेजिस द जर्मनी राइटर एक्सप्रेस वॉर इज ए सेक्रेड वर्क, मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हो पूजा है, एक तरह से अच्छा काम है,
ऐसा इन्होंने वॉर को एक फिलोसॉफी वर्ड के दौरान इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर assassinated by being shot at by a member of the civilian terrorist organization Black Hand। अब यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे उनकी वाइफ को शूट कर दिया गया, यानी गोली मार दी गई। किसने? तो एक सर्बियन टेररिस्ट थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको गोली मार दी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैक हैंड। ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड साइबेरिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट in the act and gave the ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours। अब जब ये चीज हो गई तो ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पे ब्लेम किया कि आप उसको 48 आवर्स के अंदर पकड़ के हमारे ऊपर छोड़ दो, कल्प्रिट को हमको दे दो, हम उसको सजा देंगे। ये उन्होंने उनको 48 आवर्स का टाइम दिया। सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर। अब सर्बिया ने क्या करा? उस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उस बात को इन्होंने इग्नोर किया। Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia. The first World War had begun with this। तो ऑस्ट्रिया ने उनके ऊपर उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, कोई चीज नहीं करी और डायरेक्टली उनके ऊपर वॉर है वो डिक्लेयर कर दिया। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरुआत। तो ओके स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड पेज था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये जो हमारे 6 पॉइंट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक खास बात, ये आपका एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है, उसका ये आंसर है, पूरे ये 6 पॉइंट है आपको उसमें लिखने हैं। तो आज से ही इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर कुछ ऐसा वर्ड आता है जो आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, फिर भी आइडिया नहीं आता आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने फेसबुक में लिखना है, प्रिपेयर भी करना है और नेक्स्ट डे इसके लिए एक पीडीएफ भी आएगा, वो भी आपको फेसबुक में नोट डाउन करना है। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।